नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में मॉड्यूल 5 जिसका कि शीर्षक था मुद्रा बैंकिंग तथा वो समाप्त किया है और आज हम लोग जो 5वां मॉड्यूल है उस पर आधारित पिछले सालों के महत्वपूर्ण प्रश्नों और असाइनमेंट के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, केवल 5वें मॉड्यूल वाले। ठीक है, तो इसको प्रारंभ करने से पहले फिर मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अपने ऐसे दोस्तों, ऐसे परिचितों के साथ शेयर करें जो कि हिंदी माध्यम के किसी बोर्ड से हाई स्कूल का जो कक्षा है उसकी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि हमने अभी तक इसमें क्या क्या पढ़ा है। तो हमने अध्याय 14 से शुरुआत की थी इस मॉड्यूल की, जिसका कि शीर्षक था मुद्रा और उसकी भूमिका। इसमें हमने पढ़ा कि वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से प्राचीन समय में किस प्रकार से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, वस्तुओं का विनिमय होता था, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद हमने पढ़ा मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। मुद्रा की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ दोष थे, उन दोषों के बारे में हमने जाना। फिर हमने मुद्रा की परिभाषा के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो मुद्रा के कार्य हैं, जैसे वस्तुओं का विनिमय करना, एक जो विनिमय की इकाई है उसके रूप में कार्य करना, तो इस तरीके के कार्य हमने इसके पढ़े। फिर हमने मुद्रा के प्रकारों के बारे में जाना, किस प्रकार से कागज के नोट होते हैं और सिक्के होते हैं, वो सब मुद्रा आजकल चलन में है। फिर हमने जो अध्याय 15 पढ़ा उसमें हमने बैंकिंग और साख के विषय में पढ़ा। तो बैंक और बैंकिंग का अर्थ हमने जाना। फिर हमने बैंक के कार्य के बारे में जाना। भारत में विभिन्न प्रकार के बैंक, जिसमें केंद्रीय बैंक, व्यावसायिक बैंक, विकास बैंक और जो अंतिम था सहकारी बैंक, इन सब के विषय में पढ़ा। फिर हमने जाना कि साख क्या होती है। ठीक है, साख का अर्थ जाना। फिर साख सृजन की प्रक्रिया एक उदाहरण के सहायता से हमने समझी और लास्ट में जाना कि बैंक की साख सृजन क्षमता क्या होती है और वो किस प्रकार से नकद आरक्षण अनुपात पर निर्भर करती है। फिर हमने जो अध्याय पढ़ा वो अध्याय 16 था, जो सबसे अंतिम अध्याय था, जिसके अंदर बचत और बीमा के बारे में हमने जाना। उसमें हमने पढ़ा कि बचत का क्या अर्थ होता है। हमारे आय और व्यय के डिफरेंस को बचत बोलते हैं। आय अगर हमारी है, उसमें से जितना हम खर्चा करेंगे या व्यय करेंगे उसको अगर घटा देंगे तो हमारी बचत निकल के आती है। और फिर हमने पढ़ा कि बचत किस प्रकार से लाभदायक है, किस प्रकार से ये भविष्य के लिए सुरक्षा का कार्य करती है और हमारी जो भावी आय है उसमें वृद्धि करती है। फिर हमने पढ़ा कि आप अपनी बचत कहाँ रखते हैं, डाकघर में या किसी व्यावसायिक बैंक में। डाकघर, बचत बैंक, व्यावसायिक बैंकों में बचत खाते के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने जाना बचत के उपयोग क्या है, बचत किस प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है। फिर हमने ब्याज के बारे में जाना, ब्याज की दर के बारे में जाना, ब्याज क्या होता है वो जाना। फिर हमने बीमा का विषय पढ़ा। बीमा के बारे में हमने जाना कि बीमा क्या होता है, किस प्रकार से व्यक्तियों और व्यवसायियों की हेल्प करता है, किस प्रकार से उनके जोखिम को कम करने में सहायक होता है। अनिश्चितताओं को, ऐसी अनिश्चितताएं जिनका कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनका हम बीमा करवाकर बीमा कंपनी के साथ अपने जोखिम को बांट लेते हैं। फिर हमने जाना विभिन्न प्रकार की बीमाओं के बारे में, जैसे मोटर वाहन बीमा, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा। तो अब हम देखते हैं पिछले सालों के महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस मॉड्यूल से आए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्न पत्र का प्रारूप, जो कि मैं पहले आपको दिखा चुका हूं। तो अभी तक हमने जो 5 मॉड्यूल पढ़े हैं, पहले मॉड्यूल में 7 अंक के सवाल थे, दूसरे में 8, तीसरे में 10, चौथे में 15 और जो अभी 5वां पढ़ा है इसमें 10 अंक के प्रश्न आते हैं। तो कुल मिला के हमने आधा जो नंबर हैं वो कवर कर लिए हैं। हम अभी तक जितना आपने पढ़ा है, अगर इसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप कम से कम 50 अंक के सवाल हल करने में सक्षम होंगे। ठीक है, आप हल कर पाएंगे 50 अंक के सवाल। तो अभी तक हमने जो 5 मॉड्यूल पढ़े हैं, अब हमारे केवल 3 मॉड्यूल बचे हैं। तो जो 3 मॉड्यूल हैं वो अकेले 50 नंबर के होंगे। तो अब जानते हैं, पहला जो अप्रैल 2017 का प्रश्न पत्र है उसमें जो सवाल आया है कि बचत भविष्य के लिए एक सुरक्षा का कार्य कर सकती है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो इसमें आप मिस्टर एक्स का वो एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर वो बीमार पड़ जाते हैं और कुछ दिनों तक काम में नहीं जा पाते हैं तो उस समय उनके लिए सुरक्षा का कार्य करेगी बचत। जो उन्होंने बचत की है उसका वो उपयोग अपने खर्चे के लिए कर पाएंगे उस समय के लिए, जबकि वो बीमार हैं और ऑफिस नहीं जा पाते हैं। इसके पश्चात है मुद्रा के किन्हीं 2 कार्यों को समझाइए। मुद्रा के जो कार्य हैं वो विभिन्न कार्य हमने पढ़े थे, जिसमें से कि जो 2 कार्य हैं आप लिख सकते हैं। एक तो होता है विनिमय का माध्यम, मतलब एक मोड ऑफ एक्सचेंज
के रूप में काम करता है। आप किसी से भी कोई वस्तु बदल सकते हैं मुद्रा के बदले में। इसी प्रकार से मूल्य का मापन में सहायक होता है। मान लीजिए आप 20 किलो, अगर 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 25 किलो आटा लेते हैं, तो आपका जो मूल्य निकल के आता है वो 20 से गुणा 25 करेंगे तो 500 रुपये जो उसका मूल्य है वो आता है। तो ये मूल्य के मापन का उपयोग में लाया जाता है इस प्रकार से मुद्रा को। इसी प्रकार से क्रय शक्ति का संचय आप मुद्रा के हिसाब से कर सकते हैं। क्रय शक्ति का संचय का मतलब है कि आप जो पैसा है उसके रूप में आपकी क्रय शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जितना पैसा आपके पास होगा उसके हिसाब से ही आपकी क्रय शक्ति डिपेंड करेगी, उस पर ही निर्भर करेगी। तो अगर सुशीला है, उसके पास मान लीजिए 250 रुपये मूल्य के आम है, तो वो अगर उन आमों को रखे रहे तो उसकी क्रय शक्ति, क्योंकि आम धीरे धीरे खराब हो सकते हैं, तो वो क्रय शक्ति संचय का एक माध्यम नहीं है कोई वस्तु। लेकिन वो अगर उन आमों को बेच दे और उसके बदले में 250 रुपये प्राप्त कर ले, तो वो उन 250 रुपयों को अपने पास इकट्ठा कर सकती है। और इस प्रकार से क्रय शक्ति संचय का कार्य मुद्रा के रूप में कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और कार्य है मुद्रा का, वो है भविष्य में भुगतान करना। जब आप किसी से ऋण लेते हैं या किसी को ऋण देते हैं तो आप भविष्य में भुगतान करते हैं या भविष्य में भुगतान प्राप्त करते हैं, और भविष्य में भुगतान प्राप्त किया जाता है मुद्रा के रूप में। ठीक है, तो ये 4 कार्य मैंने आपको समझा दिए, इसमें से 2 कार्य आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है बैंक साख का सृजन कैसे करता है, एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो आप हमारे जो वीडियो था उसमें देख सकते हैं कि बैंक किस प्रकार से साख का सृजन करते हैं। तो बैंक बेसिकली करते क्या हैं, साख क्या होती है, साख होती है भुगतान प्राप्त करने का दावा। ठीक है, तो बैंक क्या करते हैं, बैंक के पास 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक होता है प्राथमिक डिपॉजिट या प्राथमिक जमा, और एक होता है द्वितीयक जमा खाता। तो बैंक, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था, किसी ने उसमें 2000 रुपये जमा किए हैं, अगर 2000 रुपये जमा किए तो उसमें से जो ये प्राथमिक जमा 2000 रुपये की आई, इसमें से ये नकद आरक्षण अनुपात जितना भी होगा उतनी राशि अपने पास रखेगा, और बाकी की राशि ये लोन के रूप में देने को स्वतंत्र होगा। तो मान लीजिए अगर 10% नगद आरक्षण अनुपात है, तो इसमें से ये 2000 में से इसको 200 रुपये रखने पड़ेंगे अपनी बचत, जो किसी को भी पैसा वापस करने के लिए, और 1800 रुपये ये लोन के रूप में दे पाएगा किसी दूसरे व्यक्ति को। तो ये जो 1800 रुपये देगा, तो वो जब किसी व्यक्ति को हस्तांतरित करेगा तो उसके नाम, उसको सीधे पैसे नहीं दे देगा, उसके नाम पर एक द्वितीयक जमा खाता खोल देगा जिसमें कि 1800 रुपये डाल देगा। अब उस 1800 रुपये के सापेक्ष भी ये जो 10% है वो उसको रखना पड़ेगा, जिसको कि नकद आरक्षण अनुपात कहते हैं। तो 180 रुपये रख के ये जो बाकी के पैसे बचेंगे 1620 रुपये, वो ये फिर अगले आदमी को लोन देने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ये लोन देता जाएगा तो इसकी जो जमा है उसमें वृद्धि होती जाएगी, जिसको कि साख बोलते हैं। अभी 1800 है, अगले में 1620 देगा अगले स्टेप में, उसके बाद फिर ये 10% काट के फिर किसी तीसरे को दे देगा। तो इस प्रकार से जो बैंक हैं ये साख का सृजन करते हैं। ठीक है, तो उस जो साख का सृजन होता है उसमें नकद आरक्षण अनुपात का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, और उसके हिसाब से ही साख का सृजन होता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार उस वीडियो को देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यही है साख का सृजन। अब है वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कमी के बारे में बताना है। यह है अक्टूबर 2017 का सवाल। तो अक्टूबर 2017 में जो ये सवाल आया है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है। मान लीजिए एक वस्तु है जिसको कि आप एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, आप चावल उगाते हैं और आप चावल को बदलना चाहते हैं किसी व्यक्ति के साथ, गेहूं के रूप में। तो आप चावल देके गेहूं प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब आपको ऐसा व्यक्ति तलाशना होगा जिसको कि गेहूं की आवश्यकता है। ठीक है, आपको आवश्यकता है चावल की और उसको आवश्यकता है गेहूं की। तो आप अपना चावल उसको देंगे और वो आपको उसके बदले में गेहूं देगा। तो ये दोहरी बात हो गई। तो एक तो आपकी आवश्यकता होनी चाहिए, एक उसकी भी आवश्यकता होनी चाहिए। इस प्रकार से 2 आवश्यकताओं का संयोग बनता है ये, जिसको कि कहते हैं आवश्यकता का दोहरा संयोग। अब इसमें कमी ये होती है कि अभी तो मैंने एक बहुत ईजी सा एग्जाम्पल दिया आपको कि गेहूं आप देना चाहते हैं, उसके बदले में चावल लेना चाहते हैं। मान लीजिए आपको गेहूं आपने उगाए हैं और चावल जो दूसरा आदमी उगा रहा है वो आपके साथ बदलना ही नहीं चाह रहा है, वो आप, या फिर उसको ऐसे आदमी को आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कमी जो है इसको बोलते हैं आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कमी। मतलब आप जो आपको आवश्यकता है वो अगर कोई आपको देने को तैयार हो, ऐसा व्यक्ति ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। तो यही एक जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसका एक प्रमुख दोष होता है। ठीक है, अब है विनिमय के माध्यम तथा मूल्य के मापन के रूप में मुद्रा की व्याख्या कीजिए। तो विनिमय के माध्यम के रूप में आप इस तरीके से समझ सकते हैं
कि जो मनी है या जो पैसा है उसको आप देकर कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 15 रुपए हैं और आप एक दुकान में पहुंचते हैं, वो 15 रुपए देके आपको एक पेन लेना है, उस पेन का मूल्य मान लीजिए 15 रुपए है, तो आप 15 रुपए दुकानदार को देंगे, वो उसके बदले में आपको यानी कि विनिमय में वो पेन दे देगा। तो इस प्रकार से जो मुद्रा है वो विनिमय का माध्यम के रूप में काम करती है। इसी प्रकार से मूल्य के मापन के रूप में भी मुद्रा काम करती है। मैंने अभी पिछले एक सवाल में आपको बताया था, मान लीजिए आपने 20 किलो जो चावल है वो 25 रुपए के हिसाब से खरीदा है, ठीक है। तो आपको अगर इसका मूल्य निकालना है तो वो भी मुद्रा में आप निकाल पाएंगे। 20 से आप 25 की गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार से जो टोटल चावल है उसकी कीमत आ जाएगी 500 रुपए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मूल्य के मापन के रूप में मुद्रा का एक उपयोग होगी। अब जो दूसरा सवाल है, मान लीजिए आपको अपने इलाके में यूको बैंक, एक बैंक है सरकारी जिसका कि नाम है यूको बैंक, उसमें एक बचत खाता खोलना है। समझाइए कि ये आप ये खाता किस प्रकार खोलेंगे। तो इस पर हमने चर्चा नहीं की थी, ये सवाल मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको खाता खोलना किस में है, यूको बैंक में खाता खोलना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक जाएंगे, ठीक है ना, वहां बचत खाते का फॉर्म आप भरेंगे। तो इस प्रकार का एक फॉर्म आपको मिलेगा जिसमें कि आपको अपना डिटेल है वो सारी भरनी पड़ेगी, जो जो आपको पता है। आप यहाँ अपना जो भी जो खाते का नाम है वो लिखेंगे, खाते का प्रकार क्या, किस प्रकार का खाता आपको खोलना है वो लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपना कोई जो पहचान पत्र है वो लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से सारी चीजें ये भर के फॉर्म में फिर आप जमा कर देंगे, ठीक है ना। इसके पश्चात फिर आप क्या करेंगे, आप आवश्यक दस्तावेजों तथा न्यूनतम राशि के साथ फॉर्म जमा करेंगे। अब खाता खोलने के लिए एक न्यूनतम राशि होनी आवश्यक है। अभी मैंने जब इंटरनेट पे देखा तो यूको बैंक में अगर आपको खाता खुलवाना है तो उसमें आपको जो शहरी शाखा है उसमें करीब 1500 रुपये जमा करने पड़ते हैं चेकबुक के साथ, अगर आपको खाता खुलवाना है, सेविंग अकाउंट खुलवाना है। और जो जो सेमी अर्बन है, जो अर्ध नगरीय शाखाएं हैं, उनमें 1000 रुपये देने होते हैं। जो गांव वाली शाखाएं हैं उनमें 250 रुपये देने होते हैं, ठीक है। ये चेक बुक के साथ अगर चेक बुक की सुविधा आपको चाहिए होगा, चेक बुक की सुविधा नहीं चाहिए तो आपको 1000 रुपये देने होते हैं। ऐसे यहाँ 500 रुपये देने होते हैं और यहाँ पर केवल 250 रुपये ही देने होते हैं। तो ये जो न्यूनतम राशि है ये आप फॉर्म के साथ जमा करेंगे और आपका खाता खुल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप पासबुक और खाता संख्या बैंक से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप खाता खोल सकते हैं। इसको आप अपनी भाषा में लिखकर इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। अब अगला है अप्रैल 2018 का सवाल, जिसमें कि पूछा है ब्याज दर की परिभाषा दीजिए। तो ब्याज जो होता है वो प्रति 100 रुपए पर प्रति वर्ष जो आपको राशि प्राप्त होती है अपने लोन के बदले में, उसको ब्याज कहते हैं। लोन या बचत का जो आपने जो पैसा रखा है उसके बदले में प्रति 100 रुपए जो आपको धनराशि प्राप्त हो रही है उसको ब्याज की दर कहा जाता है। एक बार आप फिर से उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब है एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से साख सृजन की प्रक्रिया को समझाइए। ये मैंने आपको पिछले में बता दिया है कि आप किस प्रकार से बैंक जो होता है वो मैंने बताया था कि 2000 रुपये किसी ने शुरू में जमा किए, उसी से वो किस प्रकार से धीरे धीरे कर करके दूसरों को लोन दे देकर द्वितीय खाता खोल खोल कर साख का सृजन करता है। तो आप एक बार फिर से उस वीडियो में देख लीजिए, साख सृजन की प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आएगी तो आप कभी भी पूछ सकते हैं कि क्या आपको समझ में नहीं आया, कहाँ आपको कंफ्यूजन है। अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली के किन्हीं 4 दोषों का उल्लेख कीजिए। एक जो दोष था वो तो मैंने आपको बता दिया, जो कि था आवश्यकता के दोहरे संयोग की कमी। तो वो बहुत बड़ा एक दोष था जिसके के कारण जो वस्तु विनिमय प्रणाली है वो फेल हो गई और उसकी जगह मुद्रा का उपयोग हुआ, ठीक है। अब अगला जो उसमें दोष है वो है वस्तुओं के विभाजन की कमी। वस्तुओं को आप विभाजित नहीं कर सकते जिस प्रकार से आप मुद्रा को विभाजित कर सकते हैं, 100 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपया, ठीक है, या फिर रुपये से कम में पैसे। तो इस प्रकार से वस्तु का विभाजन करना संभव नहीं है। मान लीजिए आपके पास बकरियां हैं और उन बकरियों के बदले में आप कुछ सामान चाहते हैं, तो बकरी की तो आप कुछ हिस्से करेंगे नहीं, उसको बेच पाएंगे नहीं उस तरीके से, ठीक है। तो इसमें वस्तु के विभाजन की कमी आई। इसी प्रकार से माप की एक सामान्य इकाई वस्तुओं को नहीं कहा गया, ठीक है। और सबसे जो बड़ी कमी एक रही कि वस्तु की बहुत बड़ी मात्रा का भंडारण करना पड़ेगा अगर आपको कुछ किसी उनके बदले में कुछ भविष्य में चाहिए होगा। तो आप इस तरीके से इससे क्रय शक्ति का संचय नहीं कर सकते हैं वस्तुओं के माध्यम से, ठीक है। एक कमी ये भी है। तो इसमें से कोई भी 4 कमी आप लिख सकती हैं, 4 दोष लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है भारत में कितने प्रकार के बैंक हैं, उनके नाम बताइए। तो भारत में 4 प्रकार के बैंक हैं जो आपकी किताब में दिया हुआ है, केंद्रीय बैंक, व्यावसायिक बैंक, विकास बैंक और सहकारी बैंक। तो इन चारों के आप नाम बता सकते हैं। ये 2 नंबर का सवाल है।
अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली की व्याख्या को उदाहरण देकर कीजिए। तो आप कोई सा भी उदाहरण देकर वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम को समझा सकते हैं। आप मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए कि मेरे पास गेहूं है और मैंने किसी को गेहूं की कुछ मात्रा देकर उतनी ही मात्रा में चावल प्राप्त कर लिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, वस्तु विनिमय प्रणाली का एक उदाहरण हो गया। अगला है मुद्रा का विनिमय माध्यम कार्यों को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो मुद्रा का विनिमय माध्यम, आपको पता है कि मुद्रा की सहायता से आप वस्तुओं का विनिमय कर सकते हैं। तो ये अप्रैल 2019 में आया हुआ सवाल है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसमें आप वो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं जिसमें कि मैंने आपसे कहा था कि आप 15 रुपये लेके दुकान पे जाते हैं और 15 रुपये मूल्य का एक पेन जो जो विक्रेता है वो आपको उन 15 रुपये के बदले दे देता है, ठीक है। इस प्रकार से आपने 15 रुपये दुकानदार को दिए, मुद्रा दी और उसके बदले में उसने 15 रुपये मूल्य की एक वस्तु आपको दे दी। तो ये क्या हो गया, मुद्रा का विनिमय माध्यम का एक कार्य हो गया, ठीक है। तो इतना ही था इसमें कोई भी जो आपका असाइनमेंट है उसमें कोई भी प्रश्न मॉड्यूल 5 से नहीं आया था। तो जो ये वीडियो था ये इतना ही रहेगा। अब जो हम अगला जो चैप्टर है वो प्रारंभ करेंगे इसके बाद, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि हम आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आंकड़ों का जब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं तो उसका फिर हम उससे क्या मायने क्या निकालते हैं, उसका विश्लेषण कैसे करते हैं, ठीक है ना। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एक चीज होती है, आंकड़ों का विश्लेषण करना दूसरी चीज होती है। तो प्रस्तुतिकरण जितना ही महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है वो उसके विश्लेषण की भी होती है। वो दोनों चीजें हम अगले वीडियो में जानेंगे, जो अगला मॉड्यूल है मॉड्यूल 6 उसमें जानेंगे। तो तब तक आप लोग इन चीज़ों को रिवाइज करिए जो मैंने आपको बताई हैं। और आपका कोई भी प्रश्न अगर होता है, किसी प्रकार की भी आपको समस्या कुछ पढ़ने में आती है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, चैट में आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ दिनों में अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी करेंगे जिसके माध्यम से भी आप हम लोगों के साथ संपर्क कर पाएंगे। तो धन्यवाद। इसके साथ ही हम लोग ये समाप्त करते हैं और आपसे फिर लास्ट में एक अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने परिचितों, ऐसे लोग जो कि NIOS या किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से हाई स्कूल की कक्षा पढ़ रहे हैं, उन लोगों के साथ हम हमारे इन वीडियो को शेयर करिए। हो सकता है वो हमारी इस पहल से लाभान्वित हो पाए, उनको कुछ फायदा हो पाए। धन्यवाद।